तो वेलकम टू फोकस ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट में लेक्चर में हम लोगों ने हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने ऑब्जेक्टिव का मीनिंग भी समझा था कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, राइट। वो डिजायर रिजल्ट जिसको हम कुछ करके प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो मैनेजमेंट के तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। जिसमें हमने कल ऑर्गेनाइजेशनल को बहुत ही डिटेल में देख लिया था। एक पूरा वीडियो ही हमने इसके लिए बना दिया है, राइट। पूरा एक सेशन इस पे हमने कंप्लीट कर लिया है कल का, ठीक है। नाउ हम आगे चलेंगे। इसमें हम आगे सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा। देखिए, सर्वाइवल की जगह सर्वाइवल जो ऑब्जेक्टिव है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कब चूज करता है, जब वो बिगनर होता है या आपातकाल में, है ना। जैसे कि अभी एक इमरजेंसी चल रही है, कोरोना की वजह से बहुत से बिजनेस को अपनी ग्रोथ ऑब्जेक्टिव को काय में कन्वर्ट करना पड़ रहा है सर्वाइवल में। क्यों? क्योंकि अभी तो जिंदा रहना ही, एक बिजनेस के लिए जिंदा रहना, टीका रहना ही इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि हो सकता है उसको लेबर ना मिल रहा हो सकता है उसको ऑर्डर ना मिल रहा हो, बहुत सारी परेशानी है, राइट। तो एक टफ समय में या बिगनर में सर्वाइवल को चूज करता है, ठीक। फिर आता है प्रॉफिट। जब वो सर्वाइव कर चुका होता है तो वो प्रॉफिट की ओर बढ़ता है, और प्रॉफिट में वो क्या देखता है, प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू इतना अर्न करना कि हमारी कॉस्ट भी कवर हो जाए, और हमारा रिस्क ऑफ बिजनेस, बिजनेस को जो हम करने का जो रिस्क ले रहे हैं तो उसका एक रिवॉर्ड होता है ना, वो मिलना चाहिए, वो इनाम मिलना चाहिए, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट। नाउ तो ग्रोथ, ग्रोथ को हम अच्छे से समझ चुके हैं। किसी भी फॉर्म में ग्रोथ को कैलकुलेट किया जा सकता है ना। जैसे कि नंबर आप पहले मार्कर बना रहे थे, तो अब क्या बना रहे हैं, इंक भी बना रहे हैं, ये भी आपके लिए ग्रोथ है, राइट। आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, आपने एम्प्लॉइज बढ़ा दिए, आपने ब्रांच बढ़ा दी, ये सब क्या है, ग्रोथ है, राइट। तो इसको ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एमसीक्यूज या क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा जा सकता है एमपी बोर्ड में। ये 3 नंबर में या 5 नंबर में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लास्ट में मैं बताऊंगा किस तरह का कैसे नंबर में पूछा जा सकता है और डिटेल में। नाउ हम आ गए सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखो, इसमें कोई दम नहीं है, ये कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ना ही आपको ये सारे पॉइंट याद रखने की जरूरत है। समाज सेवा करनी है भैया हमको, है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये माना जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता, है ना। गिव एंड टेक का फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से कुछ लेता है और उसके बदले सोसाइटी को कुछ देता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर भी है, वो वहां के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है ना, कि वो एम्प्लॉयमेंट यहाँ से प्राप्त कर सके, राइट, रिसीव कर सके, एम्प्लॉयमेंट ले सके, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी कौन देता है, एक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब टाटा की नैनो, आपने सुना होगा टाटा नैनो का प्लांट, आप उसके गूगल सर्च भी कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि टाटा नैनो का प्लांट पहले कहाँ था, बंगाल में था, है ना, पश्चिम बंगाल, अपना ममता बनर्जी, राइट, उनके यहाँ था। ममता बनर्जी ने क्या करा, अच्छा वो बात की बात है, पहले हम टाटा की बात करें। टाटा ने वहां ऑफर करा था कि हम 17,000 या ऐसे कुछ 70%, कुछ ऐसा रेशो था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ना। उन्होंने ये कहा था कि इतने परसेंट लोगों को हम जो जॉब देंगे वो पश्चिम बंगाल के ही होंगे, मतलब एक प्रेफरेंस दिया जाएगा। पहले हम यहाँ से इतने परसेंट लोगों को जॉब देंगे, फिर उसके बाद में हम हमारे डोर ओपन करेंगे वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए, कि उनमें यदि काबिलियत होगी तो बाकी बचा हुआ परसेंट पे वो लोग उन लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। बात समझ में आ रही है? तो टाटा ने क्या करा, टाटा ने जहां पर भाई जिस जमीन को यूज कर रहा है, भाई टाटा प्लांट बहुत बड़ा था, है ना, तो वहां पर वो कहाँ बना, खेतों पर बना, है ना। तो जो किसान जो खेत दे रहे थे उनको भी ऑफर करा कि जिन लोगों की खेती इसमें आई है,
टाटा प्लांट में, वो गवर्नमेंट ने खरीदी थी, है ना, वो कोई टाटा ने नहीं खरीदी थी, वो गवर्नमेंट खरीदती है और गवर्नमेंट फिर क्या करती है, कंपनी उसको अलॉट करती है। फिर भी टाटा ने क्या कहा कि उन लोगों के घर से एक व्यक्ति को जॉब दी जाएगी, ऐसा मैंने सुना है, और ऐसा आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहा है टाटा? ऐसा टाटा ने क्यों करा? क्योंकि वो ये मानता है कि उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहां पर कुछ लोग उनकी जमीन पर अपनी फैक्ट्री डाल रहा है, कमाएगा, तो यार उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। बात सोचिए, यदि वहां फैक्ट्री चलेगी, थोड़ा बहुत तो पॉल्यूशन होगा, क्या आसपास के लोगों को वो पॉल्यूशन झेलना नहीं पड़ेगा? उसकी वजह से वहां ट्रैफिक होगा, वो झेलना नहीं पड़ेगा, होगा। तो वो उसकी एक कीमत चुकाना चाहता है कि भाई मेरी वजह से आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगी, इसकी कीमत ये है कि आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रेफरेंस देता हूं कि आप जॉब हमारी कंपनी में करें। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से गिव एंड टेक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन पे। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लेवल पे होता है तो वो क्या सोचता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचता है, राइट। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, सोशल वेलफेयर, जहां सोसाइटी में वो रहता है उससे रिलेटेड हेल्प करना। जैसे अभी आपने देखा होगा न्यूज में आ रहा था, टाटा ने कोरोना में बहुत सारा डोनेशन करा, अच्छा खासा अमाउंट, शायद 1500 करोड़ का अमाउंट डोनेट किया है। ये क्या है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी मेरे भैया बता रहे थे कि टाटा 1000 बेड का आईसीयू बेड का हॉस्पिटल भी, मतलब एक कैंपस डेवलप कर रहा है, वो भी फ्री में लोगों के लिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये समझते हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। क्योंकि ये मानते हैं कि हम हैं तो तुम हो तो हम, ओके। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस इसमें इतना समझने लायक है ना, कि केवल एक ऑर्गेनाइजेशन केवल अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, राइट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही पूरा नहीं करता है, उसको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसको क्या करना पड़ता है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में टारगेट बनाना होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये पॉइंट याद करना है सर, नहीं याद करना है, ये एग्जाम्पल है। ऐसे ना जाने कितने पॉइंट हो सकते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के कोई पॉइंट नहीं है जिसको आप रट लोगे। कुछ भी अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है वो उसका सोशल ऑब्जेक्टिव है। मैंने लिज्जत पापड़ का वीडियो अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, लिज्जत पापड़ मेगा किचन टाइप कीजिएगा, उसको जरूर देखिए। और आप उसमें क्या था, उसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव है उसमें। कोई बता सकता है कि विमेन एम्पावरमेंट के अलावा उसमें और क्या सोशल ऑब्जेक्टिव था? यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, कुछ भी ऐसा खास नहीं है, राइट, कि जिसको आप लिस्ट बना लें कि यही सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। तो एक एग्जांपल है ये जो 1 2 3 4 5 है ना, ये सिर्फ एग्जांपल है, राइट, है ना। ऐसे कुछ बहुत सारे हो सकते हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे उसमें ऐसी कोई ना कोई महान बातें कहीं होंगी, आप बोलोगे हाँ यही सोशल ऑब्जेक्टिव है उनका, ठीक है। तो the social these objectives deal with the commitment of an organization toward society। ये कमिटमेंट है सोसाइटी के लिए कि हम ऐसा करेंगे, या ऐसा हम, मतलब जरूरी नहीं कि वो ऑर्गेनाइजेशन ये बताए कि हम आपके लिए ये करेंगे, है ना, वो डिसाइड कर लेंगे और उसको फुलफिल करेंगे। आपने देखा होगा आईटीसी का एक एड आता है कि वो लोग क्या करते हैं, पेपर क्लासमेट जो ब्रांड है वो आईटीसी कंपनी का है, तो वो क्लासमेट का जब एग्जांपल देते हैं तो बोलते हैं कि हम पेड़ लगाते हैं, है ना, केरल में, और वहां हमने क्या करा है, बंजर जमीन जो होती है ना, जो जहाँ पर फसलें नहीं लगती है, वहां पर हमने पेड़ लगाए, है ना, और वहां पर जब हमने पेड़ लगाए तो उन किसानों को हम हमारी इनकम का कुछ हिस्सा देते हैं। वहाँ पेड़ लगाए हैं जिससे कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बढ़ती है, और वहाँ के लोगों को हम उसका कुछ हिस्सा देते हैं जब भी आप क्या खरीदते हैं,
क्या खरीदते हैं, क्लासमेट की बुक खरीद देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जो प्रिंटर के पेज होते हैं ना, जेके देखो मैं लाता हूँ, एक सेकेंड है। देखिए ये जेके कंपनी पेपर की, और यहाँ पर क्या लिखा है, वी प्लांट अ ट्री फॉर एवरी पेक यू बाय। आप जितना एक पेक खरीदेंगे, हम उसके लिए क्या करेंगे, एक पेड़ हम प्लांट करते हैं। ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव, राइट। जैसे आप बहुत ध्यान देंगे ना, तो आपके आसपास आपको ऐसा बहुत सी कंपनीज की काम दिखेंगे। पतंजलि, पतंजलि क्या बोलता है, पतंजलि तो बोलता है कि हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, है ना, हम तो अर्निंग करने बैठे ही नहीं है, हम तो सब बांटना चाहते हैं। अभी उसकी दुबई का भी चल रहा है कुछ, कि हम तो 530 रुपए में ही बेचेंगे, इतना सस्ता देंगे, हमको नहीं कमाना, हमको तो हमारे लोगों की सेवा करनी है ना। या जो भी इसका प्रॉफिट होता है वो हम सोसाइटी में ही लगा देते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, राइट। ओके, आप जाओ ना बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, अब इस पे ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे, ये कंप्लीट करते हैं। दिस रिजल्ट क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी इन द फॉलोइंग वेज। वेज मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, एग्जांपल है, ऐसा आप लिख सकते हैं। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। आप ऐसे लोगों को, वहाँ के सोसाइटी में लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जो कि जिन्हें कुछ रोजगार वगैरह नहीं मिल रहा है। डिसएडवांटेज जैसे कि क्या हो सकते हैं, हैंडीकैप, राइट, या किसी और तरीके से। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रिस्पॉन्सिबल प्राइस, सॉरी रीजनेबल प्राइस, जैसे कि पतंजलि करता है ना। मैं यहाँ कोई पतंजलि का एड नहीं कर रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो भाई सिंपल बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक और कंपनी है मेडिसिन में, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी अपने बहुत सस्ते में प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, अमिताभ बच्चन उनका एड करते हैं। ठीक है, हॉनेस्ट एंड टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन अपना टैक्स पेमेंट टाइम पे करे, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट भी सोशल वेलफेयर के लिए ही उसको यूज करती है। यूजिंग इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल ऐसी टेक्निक, ऐसा तरीका जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, है ना, इको फ्रेंडली हो। कंडक्टिंग बिजनेस इन फेयर एंड लॉफुल मैनर, है ना, ईमानदारी से बिजनेस करना भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, आपको याद होगा मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, हम शुरू से ये बोलते आ रहे हैं कि हम ज्यादा फीस नहीं लेंगे, हम खूब फीस लें और खूब सारा एडवर्टीजमेंट करें, बड़े बड़े वो होर्डिंग लगाएं और आप पे फीस ज्यादा चार्ज कर दें, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। और तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके एक सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो ये सारे सब क्या हो गए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ अब हम देख रहे हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है ना। देखो ये एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं ना, उन लोगों के निजी, उन लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को शो करता है। एक्चुअल में आप देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम कर रहा है ना, वहां पर एम्प्लॉय, लेबर, जो भी है, ह्यूमन बीइंग, वो एक अपने पर्सनल टारगेट के लिए कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कर रहा है। बहुत कम ऐसा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं करेगा, ये बात क्लियर है, राइट। तो पर्सनल एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। एक सेकेंड यार, वो साइलेंट करने गया मोबाइल तो नेट ऑफ हो गया था। अभी स्क्रीन दिख रही है? अभी रिकॉर्डिंग भी चल रही है। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, ऑफ कर दिया मैंने। नहीं सर, चल रही है, ऑन कर दिया। तो इसी तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जो बंदा होता है, जो एम्प्लॉइज होता है, उसका अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। देखिए, हो सकता है कि कोई व्यक्ति जैसे कि इंदौर में कोई कंपनी है और अपने खरगोन से कोई इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो बेंगलोर में काम नहीं करना चाहता क्योंकि घर से बहुत दूर है, तो वो हो सकता है इंदौर की कोई छोटी कंपनी में ही काम करने के लिए तैयार हो जाए। ये उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है।
बात समझ में आ रही है? या कोई इस तरीके से काम करना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो अभी असिस्टेंट मैनेजर है, अब वो क्या बनना चाहता है, मैनेजर बनना चाहता है, ये उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को इग्नोर नहीं कर सकता। यदि वो इग्नोर करेगा तो उसको अच्छे एम्प्लॉइज नहीं मिलेंगे और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर पाएगा। तो उसको किसका ध्यान रखना पड़ता है, अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर, इसलिए उसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करने होते हैं, राइट। तो अपने साथ में अच्छे एम्प्लॉइज को बनाए रखना भी एक बिजनेस के लिए एक चैलेंज होता है बेटा, और उनको अपने और अट्रैक्ट करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करने के लिए वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं और उसको अचीव भी करते हैं, ठीक है। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है, हम इसको एक बार रेड करके देख लेते हैं और आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। These objectives are related with satisfying the personal needs of the employees. ये एम्प्लॉइज की निजी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करने से संबंधित है, शुद्ध हिंदी, ठीक है। मैनेजमेंट मस्ट सीक टू सेटिस्फाई द डिजायर नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज इन फॉलोइंग मैनर, राइट। इस तरीके से वो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकते हैं। किस तरीके से, द फाइनेंशियल, देखो हर एक व्यक्ति का तो ध्यान नहीं रख सकते है ना, पर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव ढूंढा जाता है कि एक इतने बड़े ग्रुप में कॉमन ऑब्जेक्टिव इन लोगों का क्या है, जैसे कि फाइनेंशियल नीड, सभी को पैसों की जरूरत होती है, बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स। अभी कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हुआ, भाई दूसरी कंपनी सिमिलर अपने लेवल की कोई कंपनी यदि किसी मैनेजर को 20 लाख रुपए का पैकेज दे रही है तो हम भी क्या करें, 20 लाख रुपए दें, ऐसा नहीं है कि उससे 15 लाख नहीं कम करवाए। बात समझ में आ रही है, हमको भी उतनी सैलरी देनी पड़ेगी। ये सर पर्क्स क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पर्क्स। पर्क्स क्या होते हैं, फैसिलिटीज जो मिलती है ना सैलरी के अलावा, जैसे कि ड्राइवर, कार, है ना, या रहने के लिए जगह, मकान, ये जो फैसिलिटीज होती है इसको क्या बोलते हैं, पर्क्स बोलते हैं, ठीक है। और बड़ी कंपनियों में सैलरी से ज्यादा इन पर्क्स पे ध्यान दिया जाता है, याद रखना। बड़ी कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो बड़े लेवल पे होते हैं, मैनेजर लेवल पे, वो लोग सैलरी से ज्यादा पर्क्स पे ध्यान देते हैं कि ये हमें और क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सैलरी तो उनको और दूसरी कंपनी में भी मिल जाएगी, ठीक। सोशल नीड्स, है ना, उनकी सामाजिक आवश्यकताएं क्या है, जैसे कि दिवाली पे 2 दिन की छुट्टी, 5 दिन की छुट्टी चाहिए साहब, कुछ भी हो जाए, है ना। बिहार के जो लोग हैं, यूपी बिहार के लोग, वो छठी माता का एक, छठ माता ऐसा एक पर्व है, बहुत उनके यहाँ बहुत फेमस है ना। हम जैसे दिवाली, बिल्कुल दिवाली पे छुट्टी चाहिए चाहिए, वैसे उनको वहाँ उस फेस्टिवल पर छुट्टी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हमको वहां पर क्या, बाय ईयर रिकॉग्नाइजेशन, है ना, इनको ध्यान रखना जरूरी है। हायर लेवल नीड्स बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको समझना। सिर्फ आप पैसे ही देते रहेंगे ये जरूरी नहीं है। कई बार कई लोग ऐसी कंपनियों में जरूर ज्वाइन होते हैं जहां पर उनको सीखने के लिए कुछ मिलता है। वो वहां पर भले से मैनेजर है एक कंपनी में ऑलरेडी, राइट, और वो दूसरी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उस कंपनी का जो वहां का जो भी इन्वायरमेंट है या वहां ऐसी चीज है जो वो सीखना चाहता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में ऐसा बहुत सा होता है कि लैंग्वेजेस, है ना, कि मैं याली लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ, बट मेरे को अब याली कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखना है, तो मैं उस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर पे भी चला जाऊंगा, तो मुझे उस कंपनी में वो लैंग्वेज सीखने का या उस पे कमांड करने का मौका मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसलिए भी वो उस कंपनी में आते हैं और चाहे छोटे पोस्ट पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा। द सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सनल, ये आप देख लेना, कुछ भी नहीं है इसमें दम, आपको मैंने नोट्स सेंड कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है बेटा, जो कि मेरा स्क्रीन भी मूव नहीं कर रही है, शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो
यहाँ पर हमने जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हमने तीन ऑब्जेक्टिव्स देखे, ऑर्गेनाइजेशनल जिसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, और